हेलो। आप सबका ऑडिटिंग एंड एथिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए सर, हम लोग आज इंटरनल कंट्रोल को टेकअप करते हैं। Many students find this chapter is difficult to read, some find difficult to understand, and some find difficult to reproduce. So you are at the right place. धीरे से ध्यान से वीडियो को देखिए, धीरे से इसलिए जरूरत पड़े तो थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मॉड्यूल जो ICAI ने दिया है उसके साथ रीड कर सकते हैं, या बेहतर तो यही होगा कि आप मेरे साथ लिखिए। ठीक, तो बिना समय गंवाए अपने काम को शुरू करें। सो दीज आर द एरिया फर्स्ट वी हैव टू कवर: मीनिंग, general nature and characteristics of internal control, controls relevant to audit, nature and extent of understanding, and components of internal control. So in this video, I will try to cover at least 3 parts, right? Or 4 parts. Let's see. तो मीनिंग की जब हम बात करते हैं, ड्यूरिंग फेस टू फेस क्लासेस मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी बातें आपको बताई। लेट्स समराइज, है क्या इंटरनल कंट्रोल? तो मैंने आपको क्या बताया था? प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट, ताकि हम इंश्योर कर सकें देयर इज नो वेस्टेजेस, लीकेजेस, किसी एसेट का दुरुपयोग ना हो। स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट इंटरनल कंट्रोल का इवॉल्व हुआ, इसकी डेफिनेशन भी रिफाइंड होती गई, पर बेसिक थॉट यही है कि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर कम हो जाती हैं, वेस्टेजेस, लीकेजेस कम हो जाते हैं, और इस वजह से इस इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि ओनली देन हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितनी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, इसको हम कहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो इंटरनल कंट्रोल मोटा मोटा हम जानते हैं कि इंटरनल कंट्रोल है क्या। तो एक एंटिटी ने, उसके मैनेजमेंट ने एक प्रोसेस स्टैब्लिश किया है ताकि उसको इस बात का अश्योरेंस मिलता रहे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। ठीक, आइए अब सीधे डेफिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और डेफिनेशन को समझते हैं। तो मैंने पहले से लिख के रखा है, इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस, जिसको मैंने प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर कहा, जिसको मैंने प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर कहा, उसको क्या बोल दिया गया? प्रोसेस, विच इज डिजाइंड, implemented and maintained by those charged with governance, management and other officials personnel। तो ये प्रोसेस जो डिजाइन किया है, जिसको हम इंटरनल कंट्रोल कह रहे हैं, डिजाइंड है, इंप्लीमेंटेड है, मेंटेन्ड है मैनेजमेंट एंड TCWG के द्वारा। क्यों? टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि एंटिटी अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगा, मीट कर रहा है। क्या? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effective and efficient operations, safeguarding of assets, compliance with applicable law and regulations। तो कंट्रोल कर क्या रहा है? कंट्रोल
एंटिटी को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। सीधी सी बात है कि कंट्रोल्स क्यों लगाए गए? ये कंट्रोल्स इसलिए लगाए गए, ये प्रोसेस इसलिए डिजाइन किया गया कि अगर एंटिटी इस प्रोसेस को फॉलो करेगी तो वो अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होगी। यानी उसकी अगर जो मैनेजमेंट ने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस अगर एंटिटी फॉलो कर रही है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होगी, उसके एसेट सेफ गार्डेड होंगे फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसके ऑपरेशंस इफेक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे, और वो सारे लॉज जो एंटिटी पर एप्लीकेबल हैं वो उनका कंप्लायंस भी कर रहा होगा। अब आप सोच लीजिए, जाहिर सी बात है, जो ये प्रोसेस एंटिटी ने लगाया है, अगर ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रही है एंटिटी, उसका मतलब ये हुआ ये ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे होंगे। और अगर इस प्रोसेस को जो मैनेजमेंट ने बताया, टीसीडब्ल्यूजी ने बताया, अगर यही प्रोसेस फॉलो ही ना हो रहा हो तो ये सारे काम नहीं हो रहे होंगे। ठीक बात? तो इसलिए एज ऑडिटर, एज स्पेशली कंपनी ऑडिटर, हम अगर इस प्रोसेस को इवैल्यूएट कर ले जो मैनेजमेंट ने लगाया, अगर हमारा कंक्लूजन ये हो कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हो, चाहे एसेट की सेफ गार्डिंग की बात हो, चाहे कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो, ये सब हो रहे होंगे। और इसलिए हर ऑडिटर के लिए इसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। अब मैं कहता हूं अक्सर डेफिनेशन ही किसी चैप्टर की टोन को स्टेब्लिश करता है, किसी चैप्टर की टोन को स्टेब्लिश करता है। तो मैंने इस डेफिनेशन को लिख दिया। आइए एनालाइज करना शुरू करें एक एक करके। अब आप ध्यान से देखें, इंटरनल कंट्रोल का सीधा नाता जानते हैं किससे है? ऑब्जेक्टिव से। और वो डेफिनेशन से दिख भी रहा है। ये कंट्रोल्स हैं किस लिए, क्यों लगाए गए? ताकि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। अगर ये प्रोसेस, ये इंटरनल कंट्रोल जो प्रोसेस है, अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब यह है एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है। सही है ना? तो कंट्रोल का सीधा नाता ऑब्जेक्टिव से है। तो मैं एक बात लिख दूं, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, कंट्रोल का सीधा नाता ऑब्जेक्टिव से है। कंट्रोल अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे होंगे। ठीक, तो फिर दूसरी बात, दीज कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू, यानी ये जितने कंट्रोल्स हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किनसे रिलेटेड है? तो इन चीजों से रिलेटेड है। इनको मैं समराइज करके क्या लिख सकता हूं? एंटिटी ने जो कंट्रोल लगाए, जो उसको ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कंट्रोल्स लगाए, जो प्रोसेस इंप्लीमेंट करी, वो किस लिए इंप्लीमेंट करी है? ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो। ठीक, इन दोनों को देखिए, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्यों लगाए गए? फॉर ऑपरेशंस। और तीसरी बात, थर्ड, सारे लॉ का कंप्लायंस हो रहा हो, कंप्लायंस। तो देखिए, एक कंक्लूजन हो गया हमारे लिए
कि ये जो कंट्रोल्स हैं एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स से इनका सीधा नाता है। कंट्रोल अच्छे, ऑब्जेक्टिव अचीव, कंट्रोल नहीं अच्छे, शायद ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा होगा। और ये कंट्रोल किनसे रिलेटेड होते हैं? एक एंटिटी में ये जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगे। एंटिटी जो भी रिपोर्टिंग कर रही है फाइनेंशियल, वो रिलायबल हो, ये श्योर करेगा कंट्रोल। ऑपरेशंस इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, एसेट का दुरुपयोग ना हो, ऑपरेशंस, और एंटिटी अपने सारे एप्लीकेबल लॉस को फॉलो कर रही हो। बात ठीक है? सो दो बातें मैंने यहां से कनेक्ट करके आपको बता दी कि कंट्रोल का सीधा नाता ऑब्जेक्टिव से है। आगे चलें सर, नेक्स्ट। क्या ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे कंट्रोल्स एज ऑडिटर मेरे लिए रेलिवेंट है क्या? हम लोगों ने क्लास में, फेस टू फेस क्लास में इसकी बहुत चर्चा करी कि जितने कंट्रोल्स एक एंटिटी ने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंट्रोल्स लगाए हैं, वो सारे शायद मेरे लिए जरूरी नहीं है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक एयरलाइन कंपनी है तो उसने अपने ऑपरेशन के लिए कौन उसके पायलट होंगे, क्रू क्या होगा, उसके लिए कंट्रोल लगाया होगा, एक प्रोसेस होगी, पर वो शायद मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक, तो फिर बात कहां पर आती है? बात यहां पर आती है साहब कि सारे कंट्रोल्स अलग अलग जगह जो एंटिटी ने लगाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एरियाज की प्रॉब्लम को देखते हुए, वो शायद सारे कंट्रोल मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो एज ऑडिटर हमें तय करना है कौन से कंट्रोल्स हैं जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। ठीक बात? कौन से कंट्रोल्स हैं जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और जो कंट्रोल्स, जो प्रोसेस एंटिटी ने लगाई है, अगर मेरे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तब तो मैं उनका इवैल्यूएशन करूंगा, वरना मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक, तो डिटरमिनिंग whether control is relevant or not for audit। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कंट्रोल्स रेलिवेंट हैं या नहीं है ऑडिट के नजरिए से। तो वी नीड टू कंसिडर सर्टेन फैक्टर्स। उनमें सबसे पहले फैक्टर आएगा, फर्स्ट इज मैटीरियलिटी। सीधी सी बात है, देखिए हमारे मॉड्यूल में सिर्फ एक शब्द लिख दिया गया, मैटीरियलिटी। मतलब क्या है? अगर कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, इवेंट, ये अगर इंपॉर्टेंट है तो उससे, उसके ऊपर जो कंट्रोल लगाया जा रहा है वो जाहिर सी बात है मेरे ऑडिट के लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक बात? दूसरा फैक्टर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी of system. Now this is important and we need to understand this clearly. Nature of system, system का नेचर क्या है? क्या जो systems हैं वो ऑटोमेटेड है या मैनुअल उनको हम मैनेज कर रहे हैं? जाहिर सी बात है एक एंटिटी ने एक सिस्टम क्रिएट किया होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल के लिए एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम के कई सब सिस्टम होंगे, कई सब सिस्टम।
this is a system, this is the process for sale, this is the process for purchase, this is the process for inventory. सेल कैसे होगा उसका एक सिस्टम, परचेजेस कैसे होंगी उसका एक सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैसे होगी, रिसीव कैसे होगी, इशू कैसे होगी, ये सारी कस्टडी किसके पास होगी, इन सब का एक सिस्टम। तो ये एक सिस्टम कई सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि आप चीजों को समझ पाए, तो बहुत गौर से सुनिएगा। अब जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें अगर आप इन्वेंट्री को देखिए, ये जो सब सिस्टम है ये कनेक्टेड है सेल के सिस्टम सब सिस्टम से, परचेज के सब सिस्टम से। तो अगर कोई ऐसा एक सिस्टम है जिसके सब सिस्टम्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और ये बहुत ज्यादा है, एक सब सिस्टम 5 सब सिस्टम से जुड़ा हुआ है, दिस विल मेक सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड, ये सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अब आपका अगला सवाल होगा, सर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करना है हमें ऑडिट के लिहाज से? सर बहुत जरूरी है इसको समझना। हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको एज ऑडिटर आइडेंटिफाई करने हैं क्या वो कंट्रोल जो कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। अब जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है उनको मैं बोल देता हूं डायरेक्ट कंट्रोल, और जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है मैं उनको बोल देता हूं इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक बात। अब जब आप किसी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे? कुछ डायरेक्ट कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल पर निर्भर होंगे। ठीक। अब दिक्कत क्या आ गई? अब देखिए सॉल्यूशन भी दिक्कतों के साथ सॉल्यूशन आता है। तो एक तो हमें बहुत क्लियर हो गया, दीज आर द कंट्रोल रेलिवेंट फॉर ऑडिट, दीज आर द कंट्रोल्स नॉट रेलिवेंट टू ऑडिट, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक। पर जब तुम सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कई सारे कंट्रोल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो कुछ डायरेक्ट कंट्रोल रेलिवेंट फॉर ऑडिट डिपेंड अपॉन इनडायरेक्ट कंट्रोल नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिट। तो कुछ डायरेक्ट कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल पर निर्भर कर रहे होंगे और ऐसे इनडायरेक्ट कंट्रोलों को हमको इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। और इसलिए कई बार हमको लगता है कि दिस पर्टिकुलर कंट्रोल इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिट, पर जब हम पूरी बात समझ लेते हैं, सिस्टम को जान लेते हैं, तो फिर हमको लगता है नहीं साहब, जिस कंट्रोल को हम कह रहे हैं रेलिवेंट फॉर ऑडिट वो शायद किसी इनडायरेक्ट कंट्रोल पर निर्भर कर रहा हो, और इसलिए भले ही वो कंट्रोल हमें तो प्राइमा फेसाई दिखा कि रेलिवेंट नहीं है ऑडिट के लिए, पर हमें तब भी उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो दिस इज नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। थर्ड, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज्यादा, मैं ऐसे कह सकता हूं, साइज बड़ा होगा एंटिटी का, ऑपरेशंस उतने ज्यादा, उतना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल, उतना शायद ज्यादा कंट्रोल्स ऐसे होंगे जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट होंगे। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, जितने ऑपरेशन डाइवर्स हो, प्रोडक्ट ए भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी भी बना रहे हैं, राइट, डाइवर्स ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, उतना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा। जितना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब सिस्टम विल बी मोर एंड मोर, राइट। और फिर अगेन वही बात आ गई कि ऐसी स्थिति में शायद कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल भी मेरे लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। तो ये तीनों बातें,
और रादर दोनों बातें, दिस एंड दिस इज कनेक्टेड। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। अब कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि दिस इज वन रिस्क जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट हो सकता है, और वो रिस्क क्या है, सिग्निफिकेंट है, कि बड़ी रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क बड़ी है। तो जिस एरिया से ये रिस्क कनेक्टेड है उस एरिया के कंट्रोल को तो हम इवैल्यूएट अवश्य कर लेंगे, राइट। आई होप चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 और क्या हो सकता है सर? तो ब्रॉडली इतने ही हैं हमारे पास। जो एक और है, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मॉड्यूल में ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आप सोचें किसी एंटिटी ने अपने एक एस्पेक्ट को, एक ऑपरेशन को आउटसोर्स कर दिया। सर हमारे लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने वाला किस तरह से उस काम को कर रहा है ये बड़ा, पता नहीं उसने ईमानदारी से काम किया है नहीं किया है, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटिटी ने, अगर कोई काम एंटिटी ने किसी को दिया है, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी कंप्लीटनेस को एंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सिस्टम बनाया है, और वो फिर हमारे लिए रेलिवेंट होगा। कोई भी एस्पेक्ट एंटिटी का जो उसने किसी और को आउटसोर्स कर दिया कि ये काम हम किसी और से कराते हैं, तो सामने वाले ने काम सही किया गलत किया, सर हमें कैसे पता? एज ऑडिटर हम उसके ऑडिटर तो है नहीं। तो एंटिटी ने जब किए हुए काम को एक्सेप्ट किया तो जाहिर सी बात है कोई सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, एंड इट शुड बी गुड, एक्सीलेंट। हमें हमारे लिए ऐसे सिस्टम जो एंटिटी खुद स्टेब्लिश कर रहा है सामने वाले के वर्क की एक्यूरेसी के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक, तो दीज आर सम फैक्टर्स। लेट मी सी दैट कि कुछ और है क्या। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई लॉज एंटिटी पर एप्लीकेबल है, जाहिर सी बात है एज ऑडिटर हमें देखना है वो लॉज कंप्लाई हो रहे हो, और कंप्लायंस के लिए जो भी इंटरनल कंट्रोल उन्होंने लगाया होगा, जो भी कंट्रोल लगाया होगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी आई हैव कवर्ड, राइट। नाउ मूविंग फर्दर। अब ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग तय करते हैं सर, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल से में हम लोग अपनी कॉल लेंगे कि क्या ये कंट्रोल हमारे ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं। ठीक, तो एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां पर अलग अलग एरियाज में कंट्रोल लगाए गए, और हम लोग विल टेक कॉल कि वो कंट्रोल मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं। तो सबसे पहले लेता हूं ए, कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन।
एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है, प्रोसेस स्टेब्लिश किया है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कंप्लीट हो, एक्यूरेट है। आप तुरंत इमीडिएटली कहेंगे, क्या कहेंगे? सर कंट्रोल इज रेलिवेंट फॉर ऑडिट। नहीं जी नहीं, मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले मैं अपनी बात लिख दूं। कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट if auditor intends to use the information for designing and performing further ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आप कहेंगे सर ये तो नया नाटक आपने कर दिया, हम तो मोटा मोटा तो दिमाग यही कहता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए तो वो कंट्रोल तो इंपॉर्टेंट है। तो ये जवाब क्या कह रहा है? मे बी रेलिवेंट। सर मुझे एक बात बताइए, एक बात, ये जो इंफॉर्मेशन है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन पर इंटरनल कंट्रोल लागू होगा कि नहीं होगा? और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन पे शायद अलग अलग कंट्रोल लागू हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट की है। समझ में आती है? इन नटशेल हर इंफॉर्मेशन पे एंटिटी ने एक कंट्रोल लगाया होगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो। पर क्या सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नो, देर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर ऑडिट। अब उन इंफॉर्मेशन जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, उनके ऊपर लगा हुआ कंट्रोल या उनसे रिलेटेड कंट्रोल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही ऑडिट के लिए रेलिवेंट माना जाएगा और उसी को हम इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है ना? सो मैं कैसे कह सकता हूं? वेयर इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर ऑडिट, आप लिख सकते हैं इसको, वेयर इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर ऑडिट, ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद दोज कंट्रोल्स रिलेटेड टू सच इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ा कंट्रोल ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हर तरह की इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए कंट्रोल इवैल्यूएट करने वाला हूं। नो, केवल वो इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए रेलिवेंट है, जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, उससे जुड़ा हुआ कंट्रोल ही मेरे लिए यानी ऑडिटर के लिए यानी ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगा। चलिए दूसरा, आई होप ये बात समझ में आ गई। बी, कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस। अब आप कहेंगे साहब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर जो कंट्रोल लगाया गया है वो कैसे भी ऑपरेशन करें, उनकी मर्जी। हमारे लिए उनसे जुड़े हुए कंट्रोल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इफेक्टिवली ऑपरेशन करें, इनइफेक्टिवली ऑपरेशंस करें, हमें क्या मतलब। जो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली डिस्क्लोज कर दें, बता दें, मैं संतुष्ट होऊंगा। पर फिर मैं यहां पर थोड़ा अलग जवाब लिखने वाला हूं। अगर कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस हैं, मे बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट if operations are
related to data uses by auditor in performing audit procedure. ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये बात भी ठीक है, सामान्यतः ऑपरेशंस एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है, एज ऑडिटर मेरा लेना देना नहीं है, ये सच बात है, वो एंटिटी का हेडेक है। पर अगर ऑडिटर कोई इंफॉर्मेशन कोई डेटा ऐसा यूज कर रहा है जो उन ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, जो उन ऑपरेशन से कनेक्टेड है, तो फिर उन ऑपरेशन से रिलेटेड कंट्रोल भी ऑडिट के लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। सर वही देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामान्यतः नॉर्मली वी आर नॉट मच कंसर्न with the controls related to operations, but if as auditor I am using the data which is connected with the operation, then control over that operation needs to be considered, right? I hope this is also clear. Now take third example. एंटिटी ने कंट्रोल लगाया है ताकि ये मेक श्योर कर सके, ताकि अश्योरेंस पा सके कि सारे एप्लीकेबल लॉ कंप्लाई एंटिटी ने किए। तो एक प्रोसेस स्टैब्लिश किया, ये जो मेक श्योर करेगा कि सारे कंप्लायंस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब तो आप सीधे बोलोगे ऑडिटर की ये ड्यूटी है ये देखना कि जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं वो एंटिटी फॉलो करे, और इसलिए कंप्लायंस को लेकर जो भी कंट्रोल लगाया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट। जनरली रेलिवेंट फॉर ऑडिट, राइट? चलिए आगे एक और देखते हैं सर। कंट्रोल ओवर safeguarding of assets। अब यहां भी आप कहोगे सर दिस इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल इसलिए लगाया गया है कि किसी एसेट का अनऑथराइज्ड यूज ना हो। ये सर रेलिवेंट है ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए रेलिवेंट हो गया? नहीं सर, फिर ध्यान से देखिए, जो भी कंट्रोल लगाए गए हैं में relate to financial reporting, operation objectives, तो एंटिटी ने एसेट के ऊपर कंट्रोल लगा रखा है। वो कंट्रोल्स दो चीजों के लिए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंटिटी को रिपोर्ट करना है उसको ये एसेट हैं, कितने एसेट्स हैं, कहां पर हैं, और उनकी सेफ गार्डिंग के लिए एंटिटी ने क्या किया है। अब आप याद करिए, कारो जितनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं हर जगह आपको एज ऑडिटर रिपोर्ट करना है अबाउट फिक्स्ड एसेट। नहीं, गलत बात है। ऑडिटर को इंश्योर करना है कि उन एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा हो, यानी एसेट की रिपोर्ट। एक तो चीज हो गई एसेट को रिपोर्ट करना, और दूसरा एरिया हो गया ऑपरेशन।
ऑपरेशन का क्या मतलब है कि एंटिटी ने उन एसेट्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज किया अपने प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कहीं भी उन एसेट का दुरुपयोग नहीं हुआ। एसेट का दुरुपयोग हुए बिना एंटिटी ऑपरेट कर रही है। नाउ दिस इज द हेडेक ऑफ एंटिटी। तुम अपने एसेट का उपयोग करो, दुरुपयोग करो, उसको आग लगा दो, कूड़े में डालो, एज ऑडिटर वाकई में हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन एसेट को लेकर जो रिपोर्टिंग है सर मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है। देन ऑडिटर इज कंसर्न्ड with controls over safeguarding of assets if they relate to financial reporting. I hope it is pretty clear. तो these are the example। और एक बात को याद रखिए, जहां स्टैट्यूट ऑडिटर से रिक्वायर कर रहा है कि आप रिपोर्ट करिए कि सर्टेन इंटरनल कंट्रोल कंप्लाई हुए या नहीं हुए, सर्टेन इंटरनल कंट्रोल एंटिटी फॉलो कर रही है नहीं, वहां पर ऑडिटर का जो रिव्यू होगा इंटरनल कंट्रोल को लेके, इट इज ऑलवेज डिटेल्ड एंड इन डेप्थ, बहुत डिटेल में, जहां पर ऑडिटर को बताना है। कई स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट में कई प्रोविजंस हैं जहां पर हमें एज ऑडिटर बताना है कि पर्टिकुलर कंट्रोल का एंटिटी कंप्लायंस कर रही है कि नहीं। अब अगर लॉ ने कहा है हमें रिपोर्ट करना है, तो हमें उन कंट्रोल्स को इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार वीडियो को यहीं पॉज करिए और गो थ्रू हो जाइए जो आपने लिखा। ठीक, देन वील कंटिन्यू फर्दर। चलिए सर, काम को आगे बढ़ाएं। तो हम लोगों ने काफी बातें समझी, कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में बात कर रहा है, अचीव हो रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव का सीधा नाता, और जितने कंट्रोल्स हैं एक एंटिटी में, वो या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगे, ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे, या फिर कंप्लायंसेस से रिलेटेड होंगे। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर कंट्रोल हमें ये पता करना है कि ऑडिट के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं है, उसके लिए फैक्टर्स, और फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए कि पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल लगा हुआ है, मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं, एज ऑडिटर ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं। अब फिर डेफिनेशन में जाइए। ये जो इंटरनल कंट्रोल है जिसको प्रोसेस कहा गया, ये प्रोसेस अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल अच्छे, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे होंगे, होने चाहिए। कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं, पॉसिबिलिटी कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे हैं, पर ये प्रोसेस रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। जिसका मतलब क्या हो गया सर? जिसका मतलब ये हो गया कि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अगला एस्पेक्ट अपना यही है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जल्दी से आते हैं, शुरू हो जाइए सर। ह्यूमन जजमेंट may be
in decision making may be faulty, leading to breakdown of control. सिंपल सी बात है, इंटरनल कंट्रोल क्या है? इट इज अ प्रोसेस जो कि डिजाइन किया गया है। डिजाइन किया गया है मतलब क्या? मैं इसको बाद में भी डील करूंगा। सिंपल भाषा में आज समझिए, मैंने आपसे कहा था हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स, हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनल कंट्रोल, राइट? अगर प्रॉब्लम कुछ और है और कंट्रोल एड्रेस कुछ और कर रहा है तो डिजाइन ही गड़बड़ हो गया। अब अगर इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन ही गड़बड़ हो जाए क्योंकि आपके जजमेंट्स इन्वॉल्व्ड थे, तो फिर क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या मेंटेनेंस? तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि इंप्लीमेंटेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सो सिग्निफिकेंट, डिजाइन ऑफ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। और जब भी डिजाइन ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व हो कि कैसा कंट्रोल हो, वहां पर ह्यूमन जजमेंट्स लगेंगे जिनमें गलतियां हो सकती हैं, सबसे बड़ी कमी। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन of control due to collusion by one or more personnel. पॉसिबल। सेल के लिए मैंने बताया एक प्रोसेस, इनवॉइस एक आदमी बनाएगा, ऑर्डर एक आदमी लेगा, कस्टमर का क्रेडिट इवैल्यूएशन दूसरा करेगा, तीसरा इनवॉइस बनाएगा, चौथा अमाउंट कलेक्ट करेगा और पांचवा इन्वेंट्री को डिस्पैच करेगा। तो एक सिस्टम बता दिया। अब ये 5 के 5 अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सेल में फ्रॉड की संभावना कम। लेकिन ये क्या पांचों कॉल्यूड नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। गया इंटरनल कंट्रोल, हो गया तबाह, हो गया बर्बाद। तीसरा, थर्ड, ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल may be ineffective कंट्रोल की जो प्रोसेस है, प्रोसेस को आपने ऑपरेशंस में डिवाइड किया होगा, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, करा होगा, वो इनइफेक्टिव हो गए। वो क्या हो गए? इनइफेक्टिव हो गए। कहते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ internal control, say exception report, एक एक्सेप्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई जहां पर, अब एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब कहीं कुछ खामी कमी थी कंट्रोल के ऑपरेशंस में, कंट्रोल ठीक से ऑपरेट नहीं कर रहा था, तो एक रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई, एक्सेप्शन रिपोर्ट, जिसका उद्देश्य था इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना, इफेक्टिव करना। बट हुआ क्या? बट पर्सन रिव्यूइंग इट may not understand the purpose and may not take
appropriate actions, जुड़ा हुआ है इससे somewhat। अब यहां पर डिसीजन गलत हो गया, यहां बंदा इनकॉम्पिटेंट था। ह्यूमन एंगेजमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं वेरी वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, से सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनर में apply effective control, but at the same time he may override control। ठीक, समझ में आती है बात। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक आदमी चला रहा है, कंट्रोल जाहिर सी बात है एक ही आदमी सब मैनेज कर रहा है तो इफेक्टिव ज्यादा होगा, पर जब चाहेगा ओवरराइड भी कर सकता है। दीज आर द बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो ये सिंपल सी थी, जल्दी से हम लोगों ने फिनिश कर लिया इसको। आइए अगला पार्ट टेकअप करें। And that is objectives of internal control। अब आप कहेंगे साहब इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ तो लिए, रिलायबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, इफेक्टिव एफिशिएंट ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। हमारा मॉड्यूल कुछ अलग से पिन पॉइंट करता है ऑब्जेक्टिव्स, सो आई एम कवरिंग देम। कहते हैं ये बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल कंट्रोल के। क्या? ट्रांजैक्शंस आर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट either generally or specifically। कहते हैं इंटरनल कंट्रोल का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, बिना अथॉरिटी के कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिना अथॉरिटी के कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा, ट्रांजैक्शंस आर promptly recorded, recorded in correct amount, in appropriate account and in appropriate accounting period। कहते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव है, ट्रांजैक्शन सही अमाउंट में, सही अकाउंट में, सही अकाउंटिंग पीरियड में, और जब ट्रांजैक्शन हो तो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एसेट्स आर safeguarded from unauthorized access। ये सर रिपीट हो गया पुराना वाला। recorded assets are compared with existing assets। Difference, if any, appropriately
dealt with. So these 4 objectives और हमारा मॉड्यूल आइडेंटिफाई करता है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स. बेनिफिट्स का मतलब वाई ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स ऑडिटर या असिस्ट ऑडिटर in identifying types of potential misstatements. हम पता कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मिसस्टेटमेंट है, किस तरह की होगी, किस वजह से होगी. आइडेंटिफाइंग factors affecting risk of material misstatement, control risk, inherent risk. हम पता लगा सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ROMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, और फिर डिटरमिनिंग timing, nature and extent of further audit procedures. Right? तो सर अपने इस 45 तकरीबन 45 मिनट्स के इस वीडियो में मैंने काफी काम कर दिया. 5 मेजर एरियाज हमें कवर करने थे. शुरू में मैंने लिखा था उनमें से टेंटेटिव 3 एरियाज आई हैव कवर्ड, 3 एरियाज आई हैव कवर्ड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू कवर रिमेनिंग 2 पार्ट्स और फिर कुछ अदर एरियाज भी हैं. ठीक. सो आज के आज इसको कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में डाल दीजिए, पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए. एंड आई होप पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई. तो बेस्ट ऑफ स्टडीज, पढ़ाई करते रहिए और आपसे नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो अनदर आई विल सेंड अनदर वीडियो. राइट. चल बाय बाय.